स्वागत है आप सबका शिखर एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विजय सेमवाल आप सबके बीच में उत्तराखंड विषय से संबंधित जो एमसीक्यू हैं उन एमसीक्यू पर एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर के आया हूं। और ये जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है वो आने वाले एग्जाम जैसे कनिष्ठ सहायक आपका 19 जनवरी को होने वाला है, उत्तराखंड में जो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पेपर आने वाले हैं और आने वाले भविष्य में जो फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी संबंधित परीक्षाएं हैं उन पर आधारित बनाई गई है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है इसको हम कंटिन्यूसली रनिंग में रखेंगे और आज की जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन किस हिसाब से है और क्या पूछा जा रहा है। देखते हैं आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका एक लोकगीत पर। ठीक, अब अगर मैं लोकगीत की बात करूं तो लोकगीत लिखा हुआ है देर होली अबेर होली होली जरूर सबेर होली, किस लोक गाय से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में पहला है मंगलेश डंगवाल, ऑप्शन में दूसरा है प्रीतम भरतवाण, ऑप्शन सी कह रहा है आपके पास साप सिंह रमोला और ऑप्शन डी दिखा रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर लेता हूं, देर होली अबेर होली होली जरूर सबेर होली। तो अगर इसका आंसर सटीक देखा जाए तो इन चारों ऑप्शन में से कोई मैच नहीं कर रहा है, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब अगर इनमें से कोई नहीं आंसर है तो इसका सटीक अगर मैं देखूं तो आंसर आ जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी। अब आयोग ने क्या करा है कि अपने जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट बनाए हुए उस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको उत्तराखंड के लोक गीतों का भी जिक्र देखने को मिल रहा है और नरेंद्र सिंह नेगी उन प्रतिभाओं में शामिल है जिनको हम गणरत्न के नाम से इंडिकेशन देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी। बाकी कुछ आपके ऑप्शन देख लेते हैं जिनमें एग्जाम के हिसाब से प्रीतम भरतवाण हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अब प्रीतम भरतवाण की विशेषता क्या, अगर प्रीतम भरतवाण को देखें तो प्रीतम भरतवाण को हम उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में एक उपनाम से पुकारते हैं और इनको हम लोग राज्य में जागर सम्राट के नाम से भी जानते हैं। जागरों के संरक्षण में इन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और उनकी इस उपलब्धि के कारण या इस प्रकार की स्थिति के कारण केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में प्रीतम भरतवाण को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया। इसके अलावा अगर देखें तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रीतम भरतवाण को इसी वर्ष 2024 में एक विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया और वो जो विशेष पुरस्कार है वो उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया है। तो ध्यान ये भी रखना कि इनको 2024 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जा चुका है। तो ये प्रीतम भरतवाण जिनके संबंध में आपसे एग्जाम पेपर में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये भी रखना कि जो प्रीतम भरतवाण जिनको कि हम जागर सम्राट के नाम से पुकार रहे हैं, इस प्रीतम भरतवाण का जन्म दिवस आता है 17 सितंबर को और हम हर साल इनके जन्म दिवस को एक विशेष दिवस के रूप में मनाते हैं और वो विशेष दिवस आता है जागर संरक्षण दिवस। तो हालांकि क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि देर होली अबेर होली होली जरूर सबेर होली, ये किस लोक गायक से संबंधित है, तो ये आपके नरेंद्र सिंह नेगी के संबंध में है। आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्थिति में हमारे पास अगला सवाल आ जाता है ये। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कुमाऊं के जो कमिश्नर हैं इन कमिश्नरों के संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। जो कुमाऊं के कमिश्नर है इनके सही विकल्पों का एक चयन आप लोगों को करना होगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, नैनीताल को पर्यटक नगरी के रूप में लुसिंगटन ने विकसित किया था। जो नैनीताल है इसको पर्यटक नगरी के रूप में लुसिंगटन ने विकसित किया, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन सेकंड है कि रणवीर सेना का गठन 1822 में गार्डनर ने किया। ऑप्शन सी पर आ जाते हैं। ऑप्शन सी है स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक ट्रेल है। तो स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं एक किताब है और ऑप्शन कह रहा है कि किताब ट्रेल ने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर सी ये हुआ। डी ऑप्शन पर चल लेते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि गोरखों की दीप या दिव्य व्यवस्था समाप्त करने का श्रेय गोबन को जाता है। ठीक है, तो आपने सही विकल्प का चयन करना है। अब अगर मैं पहला ऑप्शन को देखूं तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि नैनीताल को पर्यटक नगरी के रूप में लुसिंगटन ने विकसित किया। पर्यटक नगरी,
अगर सिर्फ पर्यटक नगरी को देखें तो उस हिसाब से ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लिसिंगटन नाम का जो कैरेक्टर है, इसने नैनीताल का क्या करा था? नगरीयकरण करा था, नगरीयकरण। जबकि पर्यटक नगरी के रूप में इसको विकसित करने वाला जो व्यक्ति था वो था जॉर्ज हेलिट बैटन। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक, हमको सही विकल्प का चयन करना है, तो इस हिसाब से गलत हुआ। रणवीर सेना, दूसरा ऑप्शन, रणवीर सेना का गठन 1822 में गार्डनर ने किया। अब उत्तराखंड के इतिहास में जो कुमाऊं का मिशनरी है, इसमें आपको एक रणवीर सेना मिलती है, और जो रणवीर सेना बनी थी, इस सेना को गठित करने का जो काम किया, वो काम किया था हेनरी रैमजे ने, और रैमजे साहब ने इस सेना का गठन करा सन 1857 में। तो इस हिसाब से ऑप्शन भी ये गलत हो चुका है। अब अगर मैं इसी ऑप्शन में देखूं तो आपको सेना 1822 में एक बनती भी तो मिलती है, लेकिन 1822 में जिस सेना का गठन हुआ था वो सेना आपकी खच्चर सेना थी, और इस खच्चर सेना को कुली बेगार को रिड्यूस करने के उद्देश्य से बनाने का काम किया था किसने? वो करा था विलियम ट्रेन। तो इस हिसाब से ऑप्शन ही गलत हो चुका है। अब आपको सी और डी इनके विकल्प सही दिख रहे होंगे। ठीक, अब स्टेटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं पुस्तक लिखने का काम ट्रेल ने ही किया था, तो ध्यान रखना ये ऑप्शन सही है। और ऑप्शन जो ये वाला दिया हुआ ना, कौन सा, कि गोरखों की दीप या दिव्य व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय गोवन को जाता है, तो इसका जवाब भी आपका बिल्कुल राइट है। तो सी भी सही है, डी भी सही है। ऑप्शन पहला और ऑप्शन दूसरा ये दोनों ऑप्शन आपके गलत है, बाकी सी और डी आपका राइट आंसर बन जा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलूं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखना, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राज्य की विधानसभा सीटों का घटते से बढ़ते क्रम में सही विकल्प बताना। तो हमारे उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं, इन विधानसभा की सीटों का घटने से बढ़ते हुए क्रम में आपको सीक्वेंस बताना कि कौन सा सही है। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है अल्मोड़ा, फिर दिया हुआ है बागेश्वर, फिर दिया हुआ है हरिद्वार, और फिर दिया गया है उधम सिंह नगर। ये 4 विधानसभाओं का नाम दिया है, सीट जिलों का नाम है। अब इनमें विधानसभाओं की संख्या कितनी? अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा जिले में विधानसभाओं की संख्या पड़ती है कितनी? टोटली 6। ठीक, अगर मैं बागेश्वर की बात करूं तो बागेश्वर में विधानसभा के सीटों की संख्या है कितनी? यहां पर पड़ती है 2। फिर अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या है 11। और अगर मैं उधम सिंह नगर की बात करूं तो उधम सिंह नगर में विधानसभा की सीटों की संख्या है 9। अब हमने बताना क्या है? हमने बताना है कम से ज्यादा की ओर। तो कम से ज्यादा की ओर का मतलब है सबसे कम है बागेश्वर में, ठीक, फिर आ जाता आपका अल्मोड़ा, इस हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आपका बन जाएगा उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर के बाद आ जाएगा हरिद्वार। तो ये घटते हुए से बढ़ते हुए क्रम की ओर है। तो बागेश्वर को देखें तो नंबर 2 पर है। तो अगर नंबर 2 पर बागेश्वर है तो ये वाला आप नॉर्मली हटा सकते हैं। फिर बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का सीक्वेंस है पहला। ठीक है, तो अल्मोड़ा का सीक्वेंस पहला है, तो 2 ऑप्शन अभी भी बने हुए हैं। फिर तीसरा नंबर है उधम सिंह नगर, यानी उधम सिंह नगर है 4th नंबर पे। तो अगर मैं देखूं तो तीसरा या जो तीसरे नंबर पर आ रहा है यानी 4th वाला, ये आपका उधम सिंह नगर ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। बाकी 3rd आपका क्या बन जाएगा? हरिद्वार। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। बाकी उत्तराखंड की जो अन्य विधानसभाएं हैं उन अन्य विधानसभाओं की स्थिति देख लेते हैं, यहीं पर चक्कर लेते हैं। अब हमारे इस प्रदेश में जो टोटल विधानसभाएं हैं ना, ये टोटल विधानसभा हमारे पास है 13, और जिले हैं टोटल 13। और इन 13 जिलों में अगर हम देखें तो एक जिला पड़ता है आपका देहरादून, एक जिला है कौन सा? देहरादून। ठीक, तो जिला हमारे पास जो उत्तराखंड में टोटल है वो है 13। अब इन 13 जिलों में विधानसभा की सीटों को देख लेते हैं। अगर मैं गढ़वाल मंडल से बात करूं तो गढ़वाल मंडल में देहरादून है, देहरादून के अलावा आपके पास रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग के अलावा अगर देखें तो हमारे पास जिला टिहरी है, टिहरी के अलावा देखें तो हमारे पास जिला है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के अलावा देखें तो हमारे पास जिला है हरिद्वार, हरिद्वार के अलावा देखें तो हमारे गढ़वाल मंडल में एक जिला पड़ेगा चमोली, चमोली के अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जिला बन जाता है पौड़ी।
तो गढ़वाल मंडल में कौन से जिले में कितनी कितनी विधानसभाएं हैं? तो देहरादून में ध्यान रखना 10 है। रुद्रप्रयाग की स्थिति को देखें तो 2 है। टिहरी विधानसभा, टिहरी जिले में विधानसभा 6, उत्तरकाशी में 3, हरिद्वार में बन जाती है आपकी 11, चमोली में 3 विधानसभाएं और पौड़ी जिले में चलो तो 6 विधानसभाएं। ये तो गढ़वाल मंडल की स्थिति। लेकिन अगर मैं कुमाऊं मंडल की स्थिति की बात करूं तो कुमाऊं मंडल में एक जिला आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में ध्यान रखना 6 विधानसभाएं। पिथौरागढ़ की स्थिति को अगर देखें तो पिथौरागढ़ में विधानसभा है 4। अगर मैं बागेश्वर के क्षेत्र में चलूं तो बागेश्वर में विधानसभाओं की संख्या है आपकी 2। अगर इसके अलावा देखें तो चंपावत जिला है, चंपावत में विधानसभाओं की संख्या पड़ती है आपकी 2। अगर मैं ऊधम सिंह नगर की बात करूं तो ऊधम सिंह नगर में विधानसभा है 9। और एक जिला इस कुमाऊं मंडल का जो नैनीताल है, तो नैनीताल में विधानसभाओं की संख्या है 6। तो आपको गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों क्षेत्रों की विधानसभाओं को ध्यान रखना होगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना। तो अगला क्वेश्चन है कि नदियों के संबंध में हमको गलत विकल्प बताना है। क्वेश्चन है कि नदियों के संबंध में सही विकल्प नहीं है, यानी हमको क्या करना है, हमको गलत विकल्प का खोज करना है यहां पर कि गलत विकल्प है कौन से। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रामचरितमानस में मंदाकिनी का नाम सुरसरी है, पहला ऑप्शन। दूसरा है अलकनंदा तंत्र में सबसे तेज प्रवाह की बात कर रहे हैं तो सबसे तेज प्रवाह कर्णगंगा का है, ये सेकंड ऑप्शन। काली नदी तंत्र राज्य में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत से बहती है। काली नदी के बारे में कह रहे हैं कि ये पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत से बहती है। और ऑप्शन डी है कि असी गंगा भागीरथी की सहायक जलधारा है। 4 ऑप्शन है और हमको गलत ऑप्शन का चयन करना है। देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। अब अगर रामचरितमानस में देखें तो मंदाकिनी नाम की जो नदी है, इसी मंदाकिनी नदी को सुरसरी कहा गया, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमको गलत चूज करना है, ध्यान रखना। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो अलकनंदा तंत्र में लिखा हुआ है कि सबसे तेज प्रवाह जिस नदी का है वो कर्णगंगा का है। ये भी सही है, और सही इसलिए है क्योंकि कर्णगंगा है कौन सी, तो कर्णगंगा हमारी पिंडर नाम की नदी है। तो इस हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल सही है। काली नदी राज्य में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत से बहती है। देखो ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, यानी गलत स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सही है, यानी इन चारों में से जो गलत लाइनें हैं वो गलत लाइन ये वाली है। क्यों है? क्योंकि काली नदी अगर उत्तराखंड में देखें तो केवल पिथौरागढ़ और चंपावत में फ्लो करती है, ये अल्मोड़ा से नहीं बहती है। तो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। बाकी चौथा है असी गंगा भागीरथी की सहायक जलधारा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। और ध्यान रखना कि असी गंगा एक विशेष क्षेत्र से निकलती है। ये क्षेत्र पड़ता है आपका डोडीताल, और डोडीताल की विशेषता कि इसके कुल मिलाकर के 6 कोने हैं। और ये कहां पर है, तो ध्यान आपको रखना कि ये उत्तरकाशी नाम के जिले में स्थित है। तो यानी अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखूं तो ऑप्शन हमारा सही बैठ जाता है, सी वाला। चलिए और आगे चल लेते हैं, और आगे देख लेते हैं कि क्या है स्थिति। अगर मैं 5वें क्वेश्चन की बात करूं तो 5वां क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य के जो वन आंदोलन है इनके संबंध में मालती देवी किससे जुड़ी हुई है। मालती देवी को बताना है ये किससे जुड़ी हुई है। ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में पहला आ जाता है पानी राखो आंदोलन, पहला ऑप्शन है पानी राखो आंदोलन। ऑप्शन बी है हीराकोट आंदोलन। ऑप्शन सी देखें तिलाड़ी आंदोलन, और ऑप्शन डी देखें तो डूंगी पैंतोली आंदोलन। और बताना है कि इन आंदोलनों में किससे रिलेटेड करती है मालती देवी। अब पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूं पानी राखो आंदोलन क्या है। अब पानी राखो आंदोलन की स्थिति यह है कि पानी राखो आंदोलन को लीड करने वाले व्यक्ति सच्चिदानंद भारती थे। और सच्चिदानंद भारती जी ने क्या करा कि पौड़ी के क्षेत्र में जो उफरे खाल है, इस उफरे खाल के क्षेत्र से जो वृक्षारोपण संबंधित कार्य है, इस कार्य को स्टार्ट करा ताकि वहां जो पानी की समस्या है वो समस्या का निदान हो सके। तो सच्चिदानंद भारती से रिलेट करता है पानी राखो आंदोलन, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सही नहीं बैठेगा। यानी हमको बताना है मालती देवी किससे जुड़ी है। ऑप्शन बी पर आ जाते हैं। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी खीराकोट आंदोलन,
और इस खीराकोट आंदोलन का संबंध ही मिलता है किससे? मालती देवी से। बस ध्यान ये रखना कि खीराकोट आंदोलन जो है ये जिस उपलक्ष्य में चलाया गया था वो उपलक्ष्य था आपका अवैध रूप से खड़िया के खनन का, और इसी खड़िया के खनन का विरोध मालती देवी के माध्यम से किया गया। तो आपका जो क्वेश्चन है कि मालती देवी का संबंध किससे है, तो वो सही जवाब आपका ऑप्शन बी। लेकिन डिस्कशन में सी वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो ऑप्शन सी क्या है? ये तिलाड़ी वन आंदोलन से जुड़ा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जिस आंदोलन को आप तिलाड़ी के नाम से पुकार रहे हो, इस तिलाड़ी वन आंदोलन की तारीख पर प्रश्न बन सकते हैं। ये हुआ था 30 मई सन 1930 को। और चूंकि तिलाड़ी नाम का जो लोकेशन है ये लोकेशन पड़ता है रवाई में, तो हम इस आंदोलन को रवाई कांड के नाम से भी जानते हैं। और इस आंदोलन को जब 1930 में घटित करने का काम हम देखते हैं तो उस दौर में ये क्षेत्र जो था ये टिहरी के अधीन था, इसलिए हम इस आंदोलन को टिहरी का जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं। तो तिलाड़ी कांड कहो, रवाई कांड कहो या टिहरी का जलियांवाला बाग कांड कहो, ये 30 मई 1930 को हुआ। एक दो पॉइंट और समझना। इस तिलाड़ी कांड में जो सबसे इंपॉर्टेंट विलेन की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे, ये व्यक्ति थे आपके चक्रधर जुयाल। और जुयाल साहब के कहने पर यहां पर जो आंदोलनकारी थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी। तो ये 1930 की घटना, और इस 1930 की घटना का मुख्य विलन चक्रधर जुयाल साहब थे। मुद्दा था कि रवाई के किसानों की जो भूमि है उसको वन भूमि में शामिल कर दिया गया था। जस्ट उसके विरोध में हमने इस आंदोलन को खड़ा किया, लेकिन यहां पर जो अंधाधुंध फायरिंग है इसको अंजाम देते हैं चक्रधर जुयाल। तो ये तिलाड़ी कांड की स्थिति। चौथा ऑप्शन है डूंगी पैतौली आंदोलन। अब ये जो डूंगी पैतौली आंदोलन है ये एक स्पेशल आंदोलन बना, वनों का संबंधित नहीं। लेकिन जिस आंदोलन को आपने डूंगी पैतौली की संज्ञा दी है, ये डूंगी पैतौली नाम का जो आंदोलन है ये विशेष करके उन वृक्षों की संरक्षण को लेकर के चलाया गया जिस वृक्ष को हम लोग बांज कहते हैं। तो बांज के वृक्ष के संरक्षण में हमने उत्तराखंड में जिस आंदोलन को धरातल पर उतारा वो आपका डूंगी पैतौली रहा। बांज बड़ा महत्वपूर्ण। इस बांज को उत्तराखंड के अगर स्थिति में देखा जाए तो हम उत्तराखंड में इसको क्या कहते हैं? इसको हम उत्तराखंड में हरा सोना भी कहते हैं। शिव की जटा के रूप में भी हम इसको एक तरीके से प्रसिद्धि पाते हैं। तो बांज उत्तराखंड का हरा सोना, और डूंगी पैतौली आंदोलन इस बांज के संरक्षण के उद्देश्य से ही चलाया गया था। तो क्वेश्चन 5 का अगर सटीक आंसर देखें तो आपका खीराकोट आंदोलन मालती देवी से रिलेटेड करता है। राधा भट्ट भी थी इसी आंदोलन से संबंधित, उस चीज को आप लोग याद रखें। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम सीरीज के छठे क्वेश्चन की तरफ है, ध्यान से देखना। अब सीरीज का छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जो 38वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, इन 38वें राष्ट्रीय खेलों का आपसे शुभंकर पूछा हुआ है। ठीक है, 38वें जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं इनके लिए हमको शुभंकर का ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कस्तूरी, दूसरा ऑप्शन है मौली, तीसरा ऑप्शन है बटेर और चौथा ऑप्शन है ढोल। राष्ट्र खेल जो 38 नंबर के होने वाले हैं उसके लिए शुभंकर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर देखूं तो इसका सही आंसर बन जाएगा मौली। अब मौली है तो इसके संबंध में कुछ विशेष फैक्टों को समझ लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और हो सकता है कि आपको आने वाले एग्जाम पेपर में 38वें राष्ट्रीय खेलों का जिक्र देखने को मिले। तो मैं थोड़ा सा 38वें राष्ट्रीय खेल की स्थिति के फैक्ट बता लेता हूं। ये जो उत्तराखंड में 38वें नंबर के नेशनल गेम्स होंगे, इन नेशनल गेम्स को स्टार्ट करा जाएगा 28 जनवरी सन 2025 से। इस तारीख से इसका शुभारंभ कर देंगे। और उत्तराखंड में ये जो नेशनल गेम्स है, इन नेशनल गेम्स को हम चलाएंगे कब तक? हमारे यहाँ इनका आयोजन होगा 14 फरवरी तक और वर्ष वही 2025। इस बीच में नेशनल गेम्स चलाए जाएंगे। अब ये जो नेशनल गेम्स होंगे इसकी उद्घाटन का जो लोकेशन है ये उद्घाटन होगा देहरादून में, और इसका समापन किया जाएगा कहां? इसका समापन होगा हल्द्वानी में। ये भी आप पॉइंट याद रखना। इस बार जो 38वें नेशनल गेम्स हैं, इन नेशनल गेम्स के लिए हमने जो शुभंकर चूज किया है, ये शुभंकर है मौलिक। और अगर मैं टैगलाइन की बात करूं तो टैगलाइन इस बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक।
कोई भी एग्जाम आप इन फ्यूचर देखोगे तो चांसेस बनेंगे यहां से क्वेश्चन बनने के। तो अगर मैं टैगलाइन देखूं इस बार के नेशनल गेम्स की, तो इस बार के जो नेशनल गेम्स है उसका टाइटल होगा संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक इसका टैगलाइन बना है। तो ध्यान रखना 38वें नेशनल गेम्स है। मौली इसमें आपने शुभंकर चूज करा हुआ है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलेगा। देहरादून में शुरुआत होगी, हल्द्वानी में समापन होगा। शुभंकर मौली है। टैगलाइन मैंने कहा आपकी संकल्प से शिखर तक है। अगर इसके अतिरिक्त फैक्ट देखें तो इसके अतिरिक्त हमारे 38वें जो नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होने वाले हैं, इसमें हमको कुछ नए गेम्स भी ऐड होते हुए दिखेंगे इस बार। और जो नए गेम्स इस बार ऐड होंगे उसमें एक आपका योगा रहेगा, और योगा के अलावा एक दूसरा गेम्स इस बार शामिल किया जा रहा है, ये होगा मलखंभ। तो मलखंभ भी शामिल हो रहा है और योगा भी शामिल हो रहा है। और 38वें नेशनल गेम्स का शुभंकर के लिए सही ऑप्शन आपके पास मौली रहेगा। बाकी तीन ऑप्शंस को देख लेते हैं। तीन ऑप्शन में कस्तूरी, अगर मैं इसको कस्तूरी मृग से कनेक्ट करूं, अच्छा ये मौली पर भी देख लेते हैं। ये मौली है क्या एक्चुअल में, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, हमारे राज के पक्षी को, और राज के पक्षी हमारे मोनाल है, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी मैं इस कस्तूरी को कस्तूरी मृग से इंडिकेट करूं या इससे कनेक्ट करूं, तो कस्तूरी हमारे यहाँ या कस्तूरी मृग हमारा क्या है, ये हमारे राज्य का राजकीय पशु, इसी को हम मास्कस काइसोगास्टर के नाम से पुकारते हैं, और इसी को हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। 4 वेराइटीज हैं इसकी, और इसके 2 नुकीले हुए दांत और 4 खुर विशेष प्रकार की पहचान है। ये कस्तूरी मृग जो है ये मेल वर्जन में है और ये आपका फीमेल पोर्शन में भी है। लेकिन जो मेल होता है, इसी मेल की नाभि वाले हिस्से में मिलती है कस्तूरी, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए हमारे यहां विशेष प्रकार के प्रयास भी किए गए। कैसे, हमने 1972 में केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया। हमने 1977 में मेहरूरी जो प्रजनन और संरक्षण केंद्र है उसकी स्थापना की। 1982 में हमने कांचुला खर्क की स्थापना की, और 1986 में हमने उत्तराखंड में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की। इसी अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग है, यह ध्यान रख लेना। ऑप्शन सी, ये हमारे पास बटेर हमारे राज्य का एक विशेष पक्षी है। और ढोल की स्थिति को देखें तो ढोल उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र है। और ध्यान ये रखना कि जो ढोल राजकीय वाद्य यंत्र बना, ये बना था 2015 में। जिस समिति की सिफारिश पर बना, वो समिति आपको ध्यान रखनी है भंडारी समिति कहलाती। तो इतने फैक्ट आपको इनके भी ध्यान रखने हैं। बाकी 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर हमारे पास मौली है। बढ़ते आगे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 7, तो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है देखते हैं। राज्य में स्थित चारधाम यात्रा का पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम क्या होगा। हमारे यहां जो चारधाम यात्राएं चलती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बतानी है कि कौन कौन से पड़ाव हैं पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर। आपका जो यूके SSSC है वो आपसे कुछ इस प्रकार के लॉजिकली सवाल पूछ रहा है, तो अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला, आपको चीजों को लॉजिकली तरीके से समझना भी है। पहले तो देख लेते हैं कि चार धाम हैं कौन कौन से। तो अगर मैं उत्तराखंड में चार धामों की स्थिति को देखूं, तो चार धामों की स्थिति में एक आ जाता है यमुनोत्री। क्लियर, यमुनोत्री के अलावा दूसरा धाम पड़ता है गंगोत्री, ठीक। तीसरे धाम की स्थिति को देखें तो हमारे राज्य में तीसरा धाम है केदारनाथ, और चौथे धाम की स्थिति को देखें तो बद्रीनाथ है। ये चार धाम है, ठीक। अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहले तो ये कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है, यानी ईस्ट साइड से वेस्टर्न साइड की ओर कौन कौन से धाम पड़ते हैं। तो मैं इनको अगर सीक्वेंस में लगाऊं तो हमारे यहां सबसे पूर्वी धाम पड़ता है बद्रीनाथ। फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलो तो हमारे पास दूसरा धाम पड़ता है केदारनाथ। अगर मैं और वेस्टर्न साइड की तरफ चलूं तो मेरे पास तीसरा धाम पड़ेगा गंगोत्री, और मैं और वेस्टर्न साइड की तरफ चलूं तो मेरे पास धाम पड़ता है कौन सा, यमुनोत्री। ये तो सीक्वेंस है कहां से, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की। लेकिन क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर धामों का क्रम लगाओ, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहले तो मैं वहां पर आ जाता हूं। तो सबसे ईस्ट में आता है बद्रीनाथ, यानी जहां जहां पर आपको पहला विकल्प ए दिख रहा होगा वहां पर चलेंगे, यानी यहां पर तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी ही हम बाहर कर चुके हैं। फिर दूसरा आता है कौन सा, केदारनाथ। केदारनाथ यानी 4th नंबर,
तो फोर्थ नंबर यहां पर मैच कर रहा है। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री। क्वेश्चन का आंसर है सी विकल्प। अब इनके थोड़ा सा फैक्टों को समझ लेते जरा। अब फैक्ट क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। अगर मैं पश्चिम से स्टार्ट होने वाले धाम की बात करूं तो यमुनोत्री है, ये उत्तरकाशी जिले में पड़ेगा। और उत्तरकाशी जिले में पड़ने वाले इस धाम का जब शीतकालीन समय शुरू होता है तो हम इसकी पूजा अर्चना करते हैं कहाँ? खड़साली नाम के एरिया में। और खड़साली के क्षेत्र में एक मंदिर पड़ता है, इसका नाम है सोमेश्वर, यहां पर हम इसकी शीतकाल में पूजा करते हैं। तो यमुनोत्री की विशेषता। गंगोत्री की स्थिति को देखें तो गंगोत्री नाम का धाम भी पड़ता है कहाँ? उत्तरकाशी जिले में। और जब इसका शीतकाल पड़ाव की बात आती है तो शीतकाल के समय में हम गंगोत्री की पूजा अर्चना करते हैं कहां पर? एक गांव है, इस गांव का नाम है मुखवा। मुखवा में इसकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन मुखवा में भी कहां पर करते हैं? तो मुखवा में इसकी पूजा अर्चना की जाती है मार्कंडे मंदिर में। तो इसकी शीतकालीन पड़ाव। फिर तीसरे धाम की स्थिति में आ जाता है केदारनाथ। केदारनाथ जिस जिले में है वो जिला है रुद्रप्रयाग। क्लियर? और रुद्रप्रयाग जिले में जो केदारनाथ धाम है, अगर मैं इसकी शीतकालीन पूजा स्थल की बात करूं तो पूजा शीतकाल में ऊखीमठ में होती है। और ऊखीमठ में भी एक मंदिर है, मंदिर का नाम है ओमकारेश्वर। इस ओमकारेश्वर मंदिर में हम इसकी शीतकालीन पूजा अर्चना करते हैं। जबकि हमारे पास चौथा धाम पड़ता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की स्थिति को अगर देखें तो बद्रीनाथ नाम का धाम पड़ता है चमोली। और जब भी शीतकाल का समय चलता है तो शीतकाल के समय हम बद्रीनाथ की जो पूजा अर्चना है वो जोशीमठ के एरिया में करेंगे। और जोशीमठ के क्षेत्र में एक मंदिर पड़ता है, यह मंदिर है नरसिंह मंदिर। इस नरसिंह मंदिर में हम बद्रीनाथ की शीतकाल के समय में पूजा अर्चना करते हैं। तो ये चार धामों की विशेषता। इस साल उत्तराखंड राज्य सरकार ने क्या करा कि इन चार धामों का जब शीतकालीन समय शुरू होता है तो हम नॉर्मली क्या कर लेते थे कि चार धामों के कपाट बंद कर देते थे, यानी 6 महीने के लिए उसको बंद कर देंगे पूजा अर्चना मेन धामों में, और हम पहुंचाते थे उनके शीतकालीन पड़ाव में। शीतकालीन पड़ाव मैंने कहा आपका जोशीमठ है बद्रीनाथ का। इसी तरीके से हम ओखीमठ में केदारनाथ की पूजा करते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम गंगोत्री की पूजा करते हैं मुखवा के क्षेत्र में। और अगर मैं यमुनोत्री की बात करूं तो यमुनोत्री की पूजा अर्चना खड़साली में। तो राज्य सरकार ने क्या करा, इस साल 2024 से शीतकाल के समय यात्री कंटिन्यू साल भर इस यात्रा को करे। जिसका मन ग्रीष्म काल में वो उस समय आ सकता है, और शीतकाल में भी आप इन डोलियों के दर्शन कर सकते हो। ये विशेषता या ये प्रावधान राज्य सरकार ने इसी वर्ष 2024 से स्टार्ट करा। तो शीतकालीन यात्रा 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। तो पूरे साल भर आप उत्तराखंड में क्या हो सकता है, चार धाम यात्रा का प्रावधान दिख सकता है। ठीक है, और हो चुका है शुरू। आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पेशावर कांड के जो गढ़वाली सिपाही थे, इन सिपाहियों का किस व्यक्ति ने यहां पर वकालत करने का काम करा। देख, तो उत्तराखंड के इतिहास में एक घटना घटी है और वो घटना है पेशावर कांड की। क्लियर? और मैंने कहा कि पेशावर कांड के जो गढ़वाली सिपाही थे, इनकी वकालत को लेकर के हमको डिस्कशन करना है कि किसने करी थी। ऑप्शन देख लेते हैं। बैरिस्टर मुकंदीलाल, ऑप्शन है बैरिस्टर बुलाकीराम, ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे, और ऑप्शन डी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। वो व्यक्ति बताना है जिसने पेशावर कांड के जो सिपाही थे, खासकर गढ़वाल रेजिमेंट के, उनकी वकालत करी। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैरिस्टर मुकंदीलाल। अब थोड़ा सा घटना को भी समझ लेते हैं। घटना क्या कह रही है, ये जो पेशावर कांड है, इस पेशावर कांड की अगर टाइम पीरियड की स्थिति को देखें तो इस घटना को अंजाम दिया गया था 1930 में, और स्पेशल इस घटना को 23 अप्रैल को घटित किया गया था। और अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हुआ यह था कि पेशावर पड़ता है आपका पाकिस्तान में, और इस पेशावर के क्षेत्र में कहते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खां नाम के जो व्यक्ति हैं,
ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड कर रहे थे पेशावर में। तो सविनय अवज्ञा के दौरान इसी पेशावर के क्षेत्र में गढ़वाल रेजिमेंट की 2/18 बटालियन की तैनाती हुई, ब्रिटिश सरकार ने करी। और इस 2/18 गढ़वाल बटालियन को लीड कर रहे थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इस बटालियन को लीड कर रहे थे। अब हुआ ये कि 23 अप्रैल को अंग्रेजों का एक अधिकारी है, इस अधिकारी का नाम है रिकेट, और इसने एक आदेश दिया गढ़वाल रेजिमेंट को कि आंदोलनकारी जो है उन पर आप गोलियां चलाओ, और 3 राउंड गोलियां चलाओ। लेकिन कहते हैं कि इसी बीच जो 2/18 गढ़वाल बटालियन के लीडर थे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, इन्होंने गढ़वाली सैनिकों को गोलियां चलाने से मना कर दिया। तो यह घटना जो 23 अप्रैल 1930 को घटी वो तो थी आपकी पेशावर कांड, लेकिन इस पेशावर कांड के नायक की भूमिका में उभरे कौन? वो व्यक्ति आपके वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। और इन्हीं गढ़वाल सैनिक के सिपाहियों को देकर के बैरिस्टर मुकंदीलाल आगे आए, उनकी पैरवी करी। और ध्यान रखना कि यह क्वेश्चन आपके पिछले साल उत्तराखंड पटवारी के पेपर में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न है कि पेशावर कांड के गढ़वालियों का या गढ़वाली सिपाहियों की वकालत किसने की? तो सीधा सीधा जवाब आपका बैरिस्टर मुकंदीलाल। ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बद्रीदत्त पांडे, इनका आप उपनाम ध्यान रख सकते हो। इस व्यक्ति को हम लोग कुमाऊं केसरी कहते हैं, ये व्यक्ति कुमाऊं केसरी है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के लिए हम उत्तराखंड में गढ़केसरी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये चीजें भी आप लोग नोटिस करते हुए चलना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था कौन सा? बैरिस्टर मुकंदीलाल। बढ़ते हैं आगे, देखना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उत्तराखंड में राज्य में लगने वाले जो मेले हैं उन मेलों के संबंध में जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में आपको केवल सही विकल्प का चयन करना है। राज्य में मेले लगाए जाते हैं, तो जो मेले हमारे इस प्रदेश में संचालित होते हैं उनके संबंध में जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। देखते हैं पहले तो ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन है बग्वाल मेला, और बग्वाल मेले के संबंध में बताया गया है चैत्र मास। ऑप्शन बी है चैती मेला, बैसाख मास। रथी देव मेला, बैसाख मास। गिंदी मेला, कार्तिक मास। तो मेले हैं और मेलों के सामने उनके आयोजित होने का टाइम पीरियड बताया गया है। देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, और हमको जो इस क्वेश्चन में सेलेक्ट करना है वो सही आंसर को सिलेक्ट करना है। देखिए एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है, या पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है बग्वाल मेला, और इसके बारे में कहा गया कि चैत्र मास में नहीं, ये मेला चैत्र मास में नहीं लगता है, ये गलत है। अब गलत क्यों? जब भी बग्वाल मेले का आयोजन होता है तो बग्वाल मेला लगता है रक्षाबंधन के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है। और जिस मेले को आप बग्वाल मेला कह रहे हो, इस बग्वाल मेले की विशेषता यह है कि इसे हम पाषाण युद्ध मेला भी कहते हैं, और इसी मेले के लिए आप एक तीसरा शब्द भी प्रयोग करते हो, इसे आषाढ़ी कौथिग भी कहते हैं। तो मेले के लिए हमारे उत्तराखंड प्रांत में कौथिग शब्द का भी प्रयोग होता है। तो ये 3 नाम है, लेकिन इसका आयोजन कब होता है? इसका आयोजन होता है रक्षाबंधन के अवसर पर, ना कि चैत्र मास में। तो ऑप्शन गलत है। इसकी विशेषता यह भी है कि इस मेले में हमको 4 खेमे मिलते हैं, वालिक, चम्मयाल, गहड़वाल और लमगड़िया। 4 खेमे हैं। वो 4 खेमे क्या करते हैं? एक दूसरे पर पत्थर की बरसात करते हैं, इसलिए इसको पाषाण युद्ध कहते हैं। कौन कौन से बताए मैंने कहा वालिक, चमियाल, लमगड़िया और गहड़वाल। आप लोग इनको ना नोटिस करते हुए चलना या नोट करते हुए चलना। वालिक हुआ, चमियाल हुआ, यूके ट्रिपल एस से ऐसा क्वेश्चन बना रहा है जानबूझ। वालिक हुआ, चमियाल हुआ, एक आता है लमगड़िया, ये एक खेमा है, और एक आता है गहड़वाल। ये चारों खेमों क्या करते हैं? एक दूसरे पर पत्थरों की बरसात करते हैं, इसलिए इसको हम लोग पाषाण युद्ध मेला भी कहते हैं। तो टाइम पीरियड तो उसका गलत हुआ, ये रक्षाबंधन को लगता है। चैती मेला को देखते हैं। चैती मेले का आयोजन का वर्ष लिखा हुआ है बैसाख माह, ये भी गलत है। गलत क्यों? गलत इसलिए क्योंकि चैती जो मेला है ये चैती मेला लगता है चैत्र मास, और चैत्र मास में ये जो मेला आयोजित होता है इसको लगने की जो लोकेशन है वो काशीपुर में है। खासियत ये है कि ये मेला बाला सुंदरी मंदिर प्रांगण में लगता है, और इसी बाला सुंदरी के लिए हम कुंडेश्वरी देवी का भी प्रयोग करते हैं। लगता विशेष करके कहां पर है? काशीपुर के क्षेत्र में। बस
एक फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखना कि उत्तराखंड की एक कम्युनिटी है, एक ट्राइब है बोक्सा। ये बोक्सा जनजाति इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेती है। तो अगर मैं महीनों के हिसाब से देखूं तो ये महीना मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी पर देखते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि गिंदी मेला कार्तिक मास में लगता है। ये ऑप्शन भी गलत है। अब गलत क्यों है? गिंदी मेला बेसिकली आयोजित होता है मकर संक्रांति पर, जनवरी में। और मकर संक्रांति पर ये जो मेला लगता है ये खासकर पौड़ी जिले में बड़ा फेमस है। और पौड़ी में भी एक नदी बहती है, थल नदी, और एक एरिया पड़ता है डांडा मंडी। इस एरिया में ये मेला काफी पॉपुलर है। होता क्या है, तो इसमें एक बॉल को गोल कोस्ट में गोल करने का पूरा प्रोसेस चलता है, ये गिंदी मेला। इसी गिंदी मेले के लिए हमको एक शब्द भी प्रयोग होता हुआ दिखता है, वो शब्द आता है सात खून माफ मेला। तो अगर प्रश्न बने कि उत्तराखंड के किस मेले को सात खून माफ मेला कहते हैं, तो सात खून माफ मेला गिंदी। अब बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, और वो ऑप्शन है आपका रतिदेव मेला। ध्यान रखना कि रतिदेव मेला बैसाख माह में लगता है, और बैसाख माह में इस मेले का आयोजन जिस जिले में करते हैं वो जिला आपका कौन सा? टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, बाकी डिटेल इन तीनों की थी। ऑप्शन आपका जो सही था वो रतिदेव मेला है, और रतिदेव मेले की स्थिति टिहरी गढ़वाल और महीना आपका बैसाख का रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलते हैं आगे। अब अगर देखें तो इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राज्य में कुछ प्रतीक चिन्ह है, इन प्रतीक चिन्हों पर भी डिस्कस करेंगे। राज्य में कुछ प्रतीक चिन्ह है, और उन प्रतीक चिन्हों में एक राजकीय तितली है जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। उत्तराखंड में जो राजकीय तितली प्रतीक चिन्ह हमारी है, इसका नाम बदल दिया जा चुका है। तो हमको बताना है कि जो नाम बदला हुआ है, इसका नाम बदलने की बात हो रही है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या करा गया। विकल्प देखें। पहला ऑप्शन है कॉमन पीकॉक। देखो ये तो तितली का ही नाम है जो पुराना है। बी ऑप्शन है कॉमन मास्कस पीकॉक। ऑप्शन सी है वुली वेडेंट पीकॉक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारी जो राजकीय तितली है उस तितली का नाम परिवर्तित कर दिया जा चुका है। तो परिवर्तित हुआ जो नाम है उसमें आपको सही आंसर बताना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ ना, ये तो पुराना नाम है कॉमन पीकॉक। तो ए वाले जो है वो तो पुराने नाम को बता रहे। नया नाम क्या पड़ा है, तो नया नाम इस तितली का है वुली वेडेंट पीकॉक। ये हमने क्या कर दिया है, इसका नाम चेंज कर दिया है। अब थोड़ा सा इस तितली की बेसिक चीजें देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने कॉमन पीकॉक को, पुराना नाम यूज कर रहा हूं, कॉमन पीकॉक को 2016 में उत्तराखंड की राजकीय तितली घोषित किया, और अब वर्तमान में इसका नाम मैंने कहा वुली वेडेंट पीकॉक कर दिया गया है। अगर मैं प्रतीक चिन्हों की और बात करूं तो उत्तराखंड में जो प्रतीक चिन्ह है, कुछ प्रतीक चिन्ह तो आपको नॉर्मल याद रहने चाहिए। जैसे कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग की स्थिति क्या है, अभी भी मैंने आपको बताया कि कस्तूरी मृग हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र का राजकीय पशु है प्रतीक चिन्ह में। अगर हम देखें तो हमारे पास मोनाल है। मोनाल उत्तराखंड में क्या है, राजकीय पक्षी की भूमिका में है। अगर हम देखें तो बुरांस हमारे उत्तराखंड में जो प्रतीक चिन्ह है, ये हमारे यहाँ का राजकीय वृक्ष की भूमिका में है। और हमारे इस उत्तराखंड में एक ब्रह्म कमल है। ये ब्रह्म कमल क्या है, तो ये उत्तराखंड में राजकीय पुष्प की कंडीशन को दर्शाता है। तो ये तो आपको नॉर्मली मालूम है। लेकिन इनके अलावा उत्तराखंड में कुछ प्रतीक चिन्ह अलग से निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से, तो पहला जो प्रतीक चिन्ह हमने इनके बाद मेनली निर्धारित किया वो है 2011 से जुड़ा हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2011 में हमने क्या करा कि उत्तराखंड का जो राजकीय खेल घोषित किया, वो राजकीय खेल बनाया फुटबॉल को। यह आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक। फिर हमने 2015 में एक और काम किया। 2015 में क्या किया कि ढोल को उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र घोषित कर दिया। अभी भी मैंने आपको बताया था कि जिस समिति की सिफारिश पर आपने काम किया, ये समिति थी भंडारी समिति। फिर हमने एक और काम 2016 में किया। वैसे 2016 में हमने 2 काम किए प्रतीक चिन्हों पर। कौन कौन से, तो 2016 में एक तो हमने उत्तराखंड का अपना राजकीय गीत सेलेक्ट किया, और राजकीय गीत की स्थिति को देखें तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन, इस गीत को उत्तराखंड का राजकीय गीत बनाया गया है। मैं फिर रिपीट कर लेता हूं, आप लोग नोट भी कर लेना। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन।
अब ये जो गीत लिखा हुआ है, जिस गीत को मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, इसको लिखने वाला व्यक्ति कोई और, इसको गाने वाला व्यक्ति कोई और इसको जिस समिति की सिफारिश पर आपने राष्ट्रीय गीत बनाया वो व्यक्ति कोई और है। कौन कौन है? तो अगर हम देखें तो मेनली जहां से प्रश्न बन सकता है, मेनली इस गीत को गाने का काम करा था नरेंद्र सिंह नेगी ने, मेल। और अगर हम देखें तो इसमें फीमेल जो गायिका है वो फीमेल गायिका बनी आपकी अनुराधा निराला। लेकिन जिसने इस गीत को लिखा वो गीत को लिखने वाले व्यक्ति हैं हेमंत बिष्ट, जबकि इसको जिस व्यक्ति की सिफारिश पर या जिस समिति की सिफारिश पर आपने राज के गीत बनाया वो आपके क्या है? लक्ष्मण सिंह बटोही है। तो ध्यान रखना, बटोही साहब की सिफारिश पर आपने क्या करा? इस गीत को उत्तराखंड का राज के गीत बनाया। और इसी साल जो हमारा क्वेश्चन है, इसी साल हमने 2016 में क्या करा? कॉमन पीकॉक को उत्तराखंड की राजकीय तितली की श्रेणी में शामिल कर दिया। ठीक, तो ये कुछ प्रतीक चिन्हों से जुड़े हुए हैं। एक दो फैक्ट आप 19 तारीख के पेपर के लिए ध्यान रखना कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने 2010 में जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा को क्या करा है? उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। तो ये कुछ हमारे एमसीक्यूज है। और आज तो खैर मैंने आपको केवल 10 क्वेश्चन पर ही आधारित एमसीक्यूज बताए हैं। मैं इस क्वेश्चन सीरीज की जो संख्या है वो अगली वीडियो में बढ़ा करके लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी मेंशन करते हुए चलना। जो चीजें हम यहां पर आपको बता रहे हैं इनकी अब अलग से एक नोटबुक भी बना लेना। बाकी मैं आपके बीच में एक नई एमसीक्यू सीरीज को लेकर के जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।